नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट और हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर हिंदी से संबंधित विषय पूछे जाते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। हम अपनी स्टडी को तेज़ तर्रार और फराटेदार तरीके से पढ़ेंगे, अपनी स्टडी को फास्टली और डीपली पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं हिंदी का एक टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आज की वीडियो में हम ये सारी बातें जानेंगे। सर्वनाम क्या होता है, बहुत आसान है, हम अपने स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा पर प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो उनको सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम यानी कि सभी के नाम, जिसके नाम की जगह जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब पेपर में प्रश्न आता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वैसे तो सर्वनाम के प्रकारों को उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम होते हैं मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम कौन से होते हैं, मौलिक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो अपने एक्चुअल रूप में, वास्तविक रूप में, मौलिक रूप में होते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। कोई हमसे पूछ ले कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं तो मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जैसे मैं, तू, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, ये सारे मिलकर मौलिक सर्वनाम बनते हैं। और जब इन मौलिक सर्वनामों के साथ हम कारक चिन्ह लगाकर कुछ अन्य शब्द बनाते हैं, जैसे मैं से मैं में कारक चिन्ह लगाया ने, मैंने, तो ये यौगिक सर्वनाम बन गया। कौन सा सर्वनाम बन गया, यौगिक। तो दो प्रकार के सर्वनाम होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। एक होता है मौलिक सर्वनाम। ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि मौलिक सर्वनाम कितने होते हैं तो मौलिक सर्वनामों की संख्या 11 होती है। और जब उन मौलिक सर्वनामों में कारक चिन्ह को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, नए सर्वनाम बनाए जाते हैं तो उनको यौगिक सर्वनाम कहते हैं। तो उनको यौगिक सर्वनाम कहते हैं। तो उनको यौगिक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा जाता है, उनको यौगिक सर्वनाम कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, उनको यौगिक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं है, मौलिक सर्वनाम है, उसमें ने प्रत्यय लगा तो मैंने बन गया। तू है, मौलिक सर्वनाम है, उसमें ने प्रत्यय लगाया तो तूने बन गया। ऐसे हम अलग अलग प्रकार से इसके रूप बदलकर इनको परिवर्तित करते हैं। और यहाँ पर वाक्य की शुद्धि अशुद्धि से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो हम अपनी आम हिंदी में इनका प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब हम वाक्य शुद्धि शोधन का प्रयोग करते हैं तो इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक होते हैं मौलिक सर्वनाम, एक होते हैं यौगिक सर्वनाम। इनके उदाहरण हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं जो हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट है, वो है प्रयोग के आधार पर। क्या है, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम, 6 प्रकार के होते हैं। चलो आइए एक एक को पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम एक सर्वनाम का प्रथम प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जो प्राणी विशेष का बोध कराए। ऐसे सर्वनाम जिसमें जो किसी स्त्री या पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाते हैं, यानी कि एक प्राणी विशेष के लिए जो प्राणी का बोध कराते हैं उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष, इसमें कौन कौन, स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। अगर इसकी परिभाषा लिखनी है या इसको याद करना है तो समझिए कि जिस सर्वनाम से स्त्री और पुरुष, स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों का बोध हो, यानी कि प्राणी का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 प्रकार होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, एक बार ध्यान से सुनिए। उत्तम पुरुष,
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला और अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बात की जाती है। उत्तम पुरुष जैसे कि मैं हूँ, मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं हूँ उत्तम पुरुष। कोई मेरी बातें सुन रहा है, वो है मध्यम पुरुष। हम किसी के बारे में बातें कर रहे हैं, वो है अन्य पुरुष। आई होप समझ में आया होगा। जैसे इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिसमें आता है मैं, इसमें क्या आता है? मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं, इसमें आता है तू, तुम, और यहाँ आता है वह, वे, वह, यह, वे, ये शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। आई होप समझ में आया होगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जिस सर्वनाम से स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि पूरे प्राणी का बोध हो। हम वाक्य में जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ किसका बोध हो रहा है? प्राणी का बोध हो रहा है। तो वहां कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो प्राणी का बोध कराए। जो किसका बोध कराए? जो प्राणी का बोध कराए। इसके उदाहरण देखिए। मैं वहां गया था, तुम वहां क्यों नहीं आए? तुम वहां क्यों नहीं आए? यहाँ पर मैं और तुम, यहाँ होता है वह वहां गया, तो यहाँ वह। ये किसके उदाहरण है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है जो प्राणी का बोध कराए। मेन भाव याद रखना, मुख्यतः जहां पर प्राणी का बोध हो। किसका बोध हो? प्राणी का बोध हो। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक्स में भी काम आएंगे। मैंने इसीलिए ये सभी यहाँ पर लिख दिए हैं। जहां पर प्राणी का बोध हो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वो उत्तम पुरुष में भी हो सकता है, वो मध्यम पुरुष में भी हो सकता है और वो अन्य पुरुष में भी हो सकता है। इसके अंतर्गत आते हैं मैं, तू, इसके अंतर्गत आते हैं मैं, तू, आप, वह और यह। लिख लीजिए। मैं, तू, आप, यह और वह। मैं, तू, आप, यह और वह। मैं, तू, आप, यह और वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम के। यहाँ पर नाम भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नाम भी हो सकता है। नोट कर लीजिए। केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं लगा होगा, तू लगा होगा, आप लगा होगा, यह लगा होगा, वह और नाम। जैसे मैं वहां गया था, तो इस वाक्य में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम वहां गए थे या तू वहां गया था, आप वहां गए थे, यह उसका पेन है, यह अभी आया है, वह अभी गया है। ऐसे जहां पर हो, किसी का भी नाम हो, जैसे सोहन आया है, सोहन गया है, सोहन स्कूल जाता है, तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आई होप इससे पूरा क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा इस सर्वनाम में कुछ नहीं है। इसमें ये शब्द है मैं, तू, आप, यह, वह, किसी का नाम है। इसके प्रकार है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार है और ये प्राणी का बोध कराते हैं। आई होप प्रथम सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ होगा। चलो हम बढ़ते हैं अब आगे। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसके अंतर्गत निजता को दर्शाया जाता है। जिसके अंतर्गत किसको दर्शाया जाता है? जिसके अंतर्गत निजता को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है? जो सर्वनाम निजता का बोध कराए, जिस सर्वनाम से किसी कार्य के अपने आप करने का बोध हो, जिस सर्वनाम से किसी कार्य का अपने आप करने का बोध हो, स्वयं करने का बोध हो, करता स्वयं कोई काम करता हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे निजवाचक, निज मतलब आप, निज मतलब आप, अपना, आप। जैसे स्वयं खुद सकता है, जैसे मैं खुद पढ़ लूंगा, वह खुद नहा लेगा, बच्चा खुद खा लेगा। ऐसे जैसे मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा। इन शब्दों में क्या होता है? इन शब्दों में निजवाचक सर्वनाम होता है। बहुत आसान है।
अपने पर इम्प्लीमेंट करके देखना है कि कोई काम अपने आप कोई कर रहा है तो उसको निजवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे वह अपने आप चला गया, उसने खाना अपने आप पका लिया, उसने कपड़े अपने आप धो लिए, वह अपने आप चलकर आया है। ऐसे वह स्वयं नहाया है, उसने स्वयं खाना खाया है, उसने स्वयं पत्र लिखा है, उसने स्वयं पाठ को समझा है। तो ये किसके उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए इससे अगले सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ की निश्चितता का बोध कराते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पदार्थ की निश्चितता का बोध कराते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको निश्चितता का बोध कराते हैं, उसको क्या कहते हैं? निश्चितता का बोध कराते हैं, उसको क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके उदाहरण है यह और वह, निश्चितता का बोध करा रहे हैं ये यह और वह। यह वह, मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, ये किसी की निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चितता का बोध कराते हैं, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चितता का बोध कराए, जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह पुस्तक उसकी है, वह स्कूल उसका है, वह घर मोहन का है, यह मोबाइल फोन रमेश का है। इससे किसका बोध हो रहा है? निश्चितता का बोध हो रहा है। यहाँ सबसे पहले क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हम ये देखेंगे कि जो ये शब्द हैं सर्वनाम, इनके तुरंत बाद संज्ञा होगी, तुरंत बाद क्या होगी? संज्ञा होगी। जैसे यह घर रमेश का है, तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, घर क्या है? संज्ञा है। तो इसके इन सर्वनामों के तुरंत बाद क्या होगी? संज्ञा होगी। तुरंत बाद ये ध्यान रखना, तुरंत बाद क्या होगी? संज्ञा होगी। जैसे यह घर मोहन का है, यह स्कूल मोहन का है, यह पुस्तक मेरी है, यह मार्कर मेरा है, यह बोर्ड मेरा है, यह घर तुम्हारा है। ऐसे किसी भी चीज के बारे में जो निश्चितता का बोध कराए, जो संज्ञा पर बल दे, उसकी निश्चितता को प्रकट करे, उसको क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उल्टा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। कोई सर्वनाम जिससे किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का की अनिश्चितता का बोध होता है। भाई निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, उसमें कोई भी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, तो वहां क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसके उदाहरण है कोई कुछ, कोई कुछ। इसके उदाहरण है कोई और कुछ, कोई और कुछ। जैसे आज घर पर कोई आया था, ये नहीं पता कौन आया था, निश्चित नहीं है कि कोई व्यक्ति, कौन व्यक्ति आया था, लेकिन हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि आज घर पर कोई व्यक्ति आया था। आज उसने मुझे कुछ बताया था, उसने क्या बताया था हम ये नहीं बता रहे, लेकिन हम ये बता रहे कि उसने मुझसे कुछ बताया था। आज वह कुछ घर पर लेकर आया है, आज वह कहीं गया है। जहाँ पर निश्चितता नहीं हो, जहाँ पर निश्चितता नहीं हो, कोई और कुछ यहाँ पर शब्द जो हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को डिनोट करते हैं। इससे अगला पढ़िए, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, जिन शब्दों से, जिन प्रश्नवाचक शब्दों से, जो शब्द प्रश्न का बोध कराएं, जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता हो, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे ज्यादा तो हम ये बिल्कुल आसान होता है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये साइन लगा होता है और प्रश्नवाचक शब्द लगे होते हैं कि क्या खाया था, क्या पिया था, कौन आया था,
किसने मुझको बताया है, किसने तुमको बताया है। जहाँ पर प्रश्न का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और संबंधवाचक सर्वनाम ये पूछ लिया जाता है पेपर में, जो संबंध को बताए, जिन शब्दों से किसी संबंध का बोध हो, जिन सर्वनामिक शब्दों से या जिन सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध हो, उसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, शो, जैसे जो, शो। एक बार इसके उदाहरण देखिए, फिर हमारा ये सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। जो संबंध को प्रकट करे, जो और सो, उसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य के, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य का किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए, क्या बताने के लिए, एक शब्द या वाक्य है, उसका अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, या जिसने पानी पिया है वही यह कार्य करेगा, या जिसने पानी पिया है वही स्वस्थ रहेगा। जैसे जो सोएगा वो खोएगा, जो करेगा, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। यानी कि एक वाक्य का जब अगले वाक्य से संबंध प्रकट किया जाता है तो उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, जैसे जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। आई होप ये सर्वनाम आपको समझ में आए होंगे। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है वाक्य शुद्धि शोधन से, तो एक बार वो देखिए। मुझको तुझको फूल लाने हैं। यहाँ देखिए, तुझको फूल लाने हैं, जब कारक के साथ सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। हमने मूलतः सर्वनाम पढ़े थे कितने, 11। जब मौलिक सर्वनामों का प्रयोग कारक चिन्ह लगाकर किया जाता है तो वो कौन से शब्द बन जाते हैं, यौगिक बन जाते हैं। तो हम उसी कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे जिस कारक चिन्ह के लिए वो प्रयोग हुआ है। जैसे तुझको फूल लेकर आने हैं, तुझको यहाँ पर क्या है, कर्ता है, लेकिन यहाँ पर तो को कारक चिन्ह कर्म के लिए प्रयोग होता है ना। कर्म कारक हमने कारक पढ़े थे, को कारक चिन्ह किसके लिए प्रयोग होता है, कर्म कारक के लिए प्रयोग होता है, लेकिन हम तो यहाँ कर्ता यूज कर रहे हैं। तो तुझको फूल लाने हैं, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, यहाँ पर सर्वनाम, कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा, किस कारक का प्रयोग किया जाएगा, कर्ता कारक का। और लेकिन यहाँ तो सर्वनाम का रूप बिल्कुल ही गलत है, तुझको है, तो यह यहाँ पर लिखा जाएगा तुम्हें या तुमने, तुम्हें या तुमने। तो ये हमारा वाक्य शुद्ध हो गया, तुम्हें फूल लाने हैं, या तुमने फूल लेकर आने हैं, या तुमको फूल, या तुझको फूल लेकर आने, ये गलत होगा। तुमने फूल लाने हैं या तुम्हें फूल लाने हैं, ये सही होगा। एक बार फिर से समझिए, जब हम वाक्य शुद्धि शोधन करते हैं और सर्वनाम से संबंधित हमारी अशुद्धि दी जाती है पेपर में, तो हम देखते हैं कि मौलिक सर्वनाम का प्रयोग यौगिक सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह लगाकर किया जाता है। और जब भी, जहां भी, जहां पर भी मतलब कर्ता के रूप में उसका प्रयोग किया जाए या कर्म के रूप में प्रयोग किया जाए, तो हम देखेंगे कि प्रश्न, उस वाक्य का भाव क्या है, वो कर्ता के लिए प्रयोग हो रहा है या कर्म के लिए प्रयोग हो रहा है। अगर कर्ता के लिए प्रयोग हो रहा है तो ने कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अगर कर्म के लिए प्रयोग हो रहा है तो को कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे तुझको साफ सुनाई नहीं देता, या तुझको साफ सुनाई नहीं देता, तो किसको सुनाई नहीं देता, कर्ता को सुनाई नहीं दे रहा ना यहाँ, तो हम कहेंगे तुझे सुनाई नहीं दे रहा, या तुमको, तुझे सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ तुमको नहीं आएगा, क्या आएगा, तुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे हम कर सकते हैं।
जैसे मैंने बोला कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं नहीं सुन पा रहा, ये हमारा वाक्य सही होगा। या तुझको सुनाई नहीं दे रहा, ये गलत होगा। मतलब जिसके लिए वो प्रयोग हुआ है, उसी जिस कारक के लिए वो प्रयोग किया गया ना, उसी का उसके साथ कारक चिन्ह आएगा जब हम उसका मौलिक से यौगिक रूप परिवर्तित करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।